कंट्रोल्ड रहेगा। दूसरा आपका जो आपको पता रहेगा आज मेरे पास कितना क्राउड है, मेरे कितने लोग जो हैं आज हमारे पास अपडेट कराने के लिए इसके लिए आने वाले हैं। तो कृपया करके इस पर जरा सोच विचार कीजिए। डिस्ट्रिक्ट जो टीम्स हैं और अपना जो स्टेट हेड्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम कि उनको अवश्य इसके ऊपर ध्यान दे करके इसके ऊपर लेकर के आना चाहिए। उसके बाद है जो आप रोज काम करते हैं उसको हम देख सकते हैं। तो डेली जो आपकी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप एनालाइज करें कि आपने अभी कितने पैकेट क्रिएट किए, उसमें से कितने अपलोड हो गए, कितने सिंक हुए, इसको देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप देखेंगे नहीं, अपना कर देंगे, जब तक पहला पैकेट आपका सिंक नहीं हुआ दूसरे पे मच जाए तो समस्या क्या होगी कि बाद में वो पैकेट गुम हो जाएगा। आपने पता लगा आपने लोड ही नहीं किया। ये समस्या आई थी, हमने चेक किया, इसका एक नोटिफिकेशन भी दिया था, यूआईडीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी गया है। उसके बाद साथ साथ एक और ये है कि जैसे अभी हम डॉक्यूमेंट अपडेट की बात कर रहे हैं, तो वैसी एक और क्या है, बायोमेट्रिक अपडेट। हर 10 वर्ष में आदमी को जो है अपना बायोमेट्रिक अपडेट भी करते रहना चाहिए। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन समय समय पर रजिस्ट्रार्स को हम भेजते रहते हैं। उसमें ये होता है कि आपने रिमोट सेशन पे नहीं देना है। आपको फोन आएगा, जी मैं टैक्स सेंटर से बोल रहा हूँ बेंगलुरु से, एक बार अपना सिस्टम देना सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी, या हम एक सिस्टम में पायलट कर रहे हैं कुछ, आप अपना सिस्टम दे दीजिए। कृपया करके ऐसे किसी भी झांसे में उसमें नहीं आना है। आपका फर्ज ये बनता है अपने रजिस्ट्रार नोडल जो है उससे बात करें। उनका फर्ज ये बनता है वो रीजनल ऑफिस दिल्ली या रीजनल ऑफिस जो भी आपका है वहां पर आपके जो कंसर्न स्टेट को देखते हैं उनसे बात करें और उनके कंफर्मेशन के बाद ही करना है। समझ आ रहा है? ऐसे किसी भी टेलीफोन कॉल पर ये सब आपको फंसाने के और उस तरह के वो तरीके हैं, इनसे जरा होशियार रहिएगा आप सभी। उसके अलावा 2-3 रिपोर्ट्स हम और देखते हैं एज ए यूआईडीआई। जैसे एक ऑफिस आवर्स का हम देखते हैं, ऑड आवर्स। ऑड आवर्स का मतलब है कि आप रात को 1 बजे कैसे कोई काम कर रहा होगा भाई, या रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, कोई समय काम करने का है? हाँ, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा कि जो आपके ऑफिस के जनरली 8 to 6 के टाइम है या 9 to 6 वाला जो टाइम है उसी में ही आप काम करें। ऑल्दो आप सीएससी वाले हैं, थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पर थोड़ा एक्सटेंड का मतलब 6 से 7 हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि रात को 11 बजे तक काम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस पे नजर रहती है। उसके बाद पैरेलल एनरोलमेंट्स भी होते हैं कि 2 जगह एनरोलमेंट चल रहे हैं, एक इधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है। वो कैसे हुआ? क्योंकि आपने सिस्टम अपना कॉम्प्रोमाइज कर दिया। किसी ने बोला कि मैंने यहां से कर रहा हूं, एक ये तो क्या हुआ, जिसको भोला वाला वो हुआ, एक दूसरा जिसने खुद ही कर दिया कि लो सर आप कर दो काम। समझ रहे हो? तो जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है QGIS रिपोर्ट होती है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि आपकी मशीन कहां पे काम कर रही है। ओके, तो मशीन कहां पे काम कर रही है उसकी लोकेशन आ जाती है। उसकी लोकेशन हम मैप के ऊपर प्लॉट करके निकाल देते हैं, तो पता लगे कि आप मशीन तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन काम कर रही है हरियाणा में या राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो ये चीजें भी सब देखी जाती हैं। आप ये सोच रहे हैं कि भाई यूआईडीआई की आंख बंद है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आंख बंद नहीं है, यहां सब चीज दिख रही है हमारे को। तो कृपया करके जो है ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर। उसके बाद अभी सिन्हा जी बता रहे थे ना कि वर्कलोड आपका बढ़ने वाला है। तो वर्कलोड बढ़ने वाला का मैं बोलूंगा कि आपके लिए क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ठीक बोला किसी ने, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। डॉक्यूमेंट अपडेट जो प्रोजेक्ट है ये सबके पास है। ये पढ़ा किसी ने या बस रख लिया, घर जाके पढ़ेंगे? अच्छा, 1 महीने पहले पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया। कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो और कौन से राज्य के हो? वेरी गुड, राजस्थान के, शाबाश। तो ये जो एक आपको सभी को हमने दे रखा है, ये इसमें 4 पेज हैं। बाहर वाला पेज जो है ये अपडेट आधार के बारे में बताता है कि बनाए जीवन आसान। तो उसके क्या लाभ हैं, तकरीबन 8 लाभ हमने उसमें चिन्हित कर रखे हैं। अंदर जो है 2 पेज वो बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, ठीक है। और आखिरी का जो पेज है वो तरीका बताता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में काम करने का हमारा क्या तरीका है। तो देखिए, आधार का जब मैं एक छोटा सा आपके साथ शेयर करूंगा। मैं दिल्ली राज्य भी देखता हूं, दिल्ली में हमारे आधार यूआईडीआई रन एएसके हैं हमारे अपने। तो आज की तारीख में जो सबसे अच्छा काम जो हो रहा है वो यूआईडीआई रन एएसके जो है वो कर रहे हैं। तो जब इनिशियली हमने यहाँ पे भी शुरू किया तो बड़ी दिक्कत परेशानी है, अरे साहब कोई करता नहीं है, लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, साहब डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, अरे साहब 50 रुपए ले रहे हैं, लोग कराने को तैयार नहीं, अरे साहब ये तो होता ही नहीं है, एक्स्ट्रा मैन पावर कहाँ से आएगी, ठीक है। तो जो तमाम काम नहीं करने के बहाने होते हैं ना, ये जो काम करना चाहता है वो रास्ता ढूंढेगा, जो काम नहीं करना चाहेगा वो
क्योंकि बहाना ढूंढने के लिए रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बहाना कुछ भी बना दो। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते थे। किंतु परंतु हमारे जो डीडीजी सर थे, संजय स्वानी जी बोल के गए ना अभी मध्य प्रदेश इंदौर सीहोर में जो घूम के आए, वो इंदौर में गए और इंदौर में जाकर के उन्होंने खड़े होकर के एक दिन काम कराया। और उस दिन जो इंदौर का था वो 300 इनरोलमेंट अपडेट वो दिन में करते थे। 300 इनरोलमेंट अपडेट दिन में, उन्होंने 90 डॉक्यूमेंट अपडेट किए उस दिन। आप ये सोचिए कि वो 300 इनरोलमेंट अपडेट पूरे दिन में वो करते थे और 90 उन्होंने इनरोलमेंट अपडेट एक दिन में किए, वो भी कब? 11 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे उस दिन सेंटर बंद करना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी हो गई। तो क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, वही स्ट्रेटेजी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो तब तक हमें भी लगता था शायद नहीं हो सकता, लेकिन जब एक सेंटर में हो गया, अब हम सब पे भी दबाव आया, भाई अब आपके बॉस ही काम करके आ गए तो अब तो करना पड़ेगा। तो फिर दिल्ली सबसे नजदीक है, दिल्ली वाले ऑपरेशन एएसके मैनेजरों को बुलाया गया और उनको बताया गया कि भाई कोटा देख लो, सॉरी इंदौर छोटी सी जगह है और इंदौर में 300 में उसने भाई 90 कर दिए। तो 300 में 90 लगाएं तो कितनी एवरेज बनती है परसेंटेज में? 20, 30 से थोड़ा ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये तो 30% कन्वर्जन रेट है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद दिल्ली में जो है फिर जो हमारे एएसके मैनेजर्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, वो फिर इसके ऊपर बिल्कुल एकदम समस्या उनको समझ आ गई, तरीका भी समझ आ गया और समस्या का तरीका समझने के बाद वो लग गए और आज की तारीख में तकरीबन जो है 100-125 हर सेंटर में आता है और हाईएस्ट एक दिन का 286 है, 286 डॉक्यूमेंट अपडेट इन अ डे, जहां पे 16 मशीन की हमारी सेंटर्स हैं, 16 मशीन वाले सेंटर हैं। तो आई एम शेयरिंग विद दिस यू, आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ये बताने के लिए कि ये कर सकते हैं हम। ये सोच बदलने की जरूरत है, हमारे सोच में कमी है, काम में मार्केट में कोई कमी नहीं है, सही जायज काम में। ओके, तो 4 भाग हैं इसके। जो डॉक्यूमेंट अपडेट है वो चौथा अपडेट है, उसके पहले 3 भाग और हैं। सबसे पहला भाग होता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब जो आदमी आपके पास आया है उसको आपने बातचीत करनी है, उसको थोड़ा सा आपने कंफर्टेबल करना है। अब भैया मेरे पास टाइम नहीं, भैया आज तो हो गया, लंच का टाइम हो गया, अब ये क्या टाइम है आने का, ऐसे बात करोगे करवाएगा? जो करवाने आया था वो भी नहीं करवाएगा। कंफर्टेबल करोगे, उससे बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे, एक आप चैनल खोल रहे हो। उसके बाद उसको आपने एजुकेट करना है कि हाँ जी ठीक है। अच्छा, आपका देखिए एडवांटेज क्या है कि आप, मैंने पहले ही बताया ना कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कितने सारे आप लोग हैं, 15,000 दिखाया सिन्हा जी ने अभी एक्टिव हैं। तो आपकी रीच बहुत अच्छी है और आप जहाँ बैठे हैं सब आपके परिवार वाले होंगे, गोत्र वाले होंगे, गांव वाले होंगे, है ना, मतलब जान पहचान के सब लोग हैं। ऐसा कोई नहीं कि मतलब दिल्ली से वहां करवाने जाएगा, सीहोर ही जाके करवाऊंगा भाई, वहीं आपके आसपास के सब लोग हैं, आप भी वहीं के हैं, तो इसीलिए आपके लिए और आसान हो जाता है। तो क्या, कम्युनिकेट देन एजुकेट, उनको आपने ज्ञान देना कि भाई ऐसे ऐसे करके, एक सरकार ने अभी ये चला रखी है, आधार की तरफ से आई है, जिसमें कि आपका अगर 10 वर्ष से पुराना जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपने कभी भी अपना कोई भी अपडेट नहीं कराया, तो अवश्य आप इसको अपडेट कराएं। ठीक, जब आप एजुकेट करोगे तभी समस्या वो पूछे भाई इससे मुझे फायदा क्या है। पहले तो पूछेगा ना फ्री है क्या, फ्री में मांगते ना इंडिया है, तो फ्री। आप बैंक में जाते हैं, हमारा EKYC होता है हर 1-2 साल में, होता है कि नहीं होता? फ्री होता है वो, वैसे फ्री होता है, लेकिन बैंक आपसे एनुअल चार्जेस लेता है, सालाना चार्ज भी लेता है ना बैंक। तो जब वो हर 2 साल में कर सकता है, अगर हम 10 साल में करने को कह रहे हैं तो क्या गलत है? उसका लाभ लेकिन किसको है? उसी निवासी को लाभ है। मुझे और आपको तो सिर्फ ये है कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है। लेकिन ये भाई साहब यार कमाल के हैं, सुन रहे, मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुन के सोच रहे हो कैसे करूंगा या नहीं। मतलब मुझे हैरानी है कि मेरे उसमें कोई सो गया, मुझे ऐसे लगता था मैं सोने नहीं दूंगा, बांध के रखूंगा सबको। थॉट प्रोसेस वो निकल जाता है। कहां पे थे हम? एजुकेट पे थे। तो कम्युनिकेट एंड देन एजुकेट, और उनको फिर मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने का काम भी हमारा कि कुछ नहीं है, 50 रुपीज चार्जेस हैं और आपका आगे का लाइफ आसान हो गया। अगर कहीं पे आपको कोई समस्या आएगी, अभी धीरे धीरे क्या हर चीज ऑथेंटिकेट होना शुरू हो रहा है। आधार जो है ऑथेंटिकेशन की ओर जा रहा है कि जो भी आपको सब्सिडी मिलेगी उसके लिए ऑथेंटिकेशन विल बी कंपलसरी। तो जब आपका कंपलसरी हो जाएगा, आपका डाटा मिसमैच ना हो जाए। सबसे ज्यादा जो है लोग जो आधार का लाभ उठाते हैं वो लोग अवश्य आपसे करवाएंगे।
वो जरूर आपका जो है। और दिल्ली में तो देखिए सबसे ज्यादा अवेयर और एजुकेटेड लोग हैं, मतलब यहाँ पे कम पढ़ी लिखी जनता नहीं है, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हर आदमी अपने आप को वीआईपी समझता है। लेकिन जब यहाँ पर नंबर आ सकते हैं जहां पर कि हर आदमी उस सब्सिडी का फायदा भी नहीं उठा रहा, लेकिन सिर्फ किस चीज से, कम्युनिकेट, एजुकेट एंड मोटिवेट, जब ये तीन आप कार्य करेंगे, ये तीन स्टेप्स जो हैं, चौथे में जाकर के फिर अपडेट आता है। ठीक है, तो जो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट अपडेट है ये एक रेवेन्यू जनरेटर है आपके लिए, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि अब जितने आपके लोग हैं सेंटर में उतने ही रहने वाले हैं। यदि आपका वीएलई बीसी है, आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला, इसमें क्या लगने वाली है, जबान, बाकी कुछ नहीं लगेगा। आपका सेंटर चल रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, और वही आदमी आया है, कोई दूसरा आदमी नहीं है। हमने किनको टारगेट किया कि जो साथ में उसके छोड़ने आता है ना, भारत में 2 लोग जाते हैं हर जगह, पत्नी है तो पति होगा, बच्चा है तो पिता होगा, वृद्ध माता पिता है तो बेटा होगा। तो टारगेट आपका वो बेटा है, टारगेट आपका वो पिता है, क्योंकि उसके पास क्या है, मोटरसाइकिल भाई कम से कम लेके आया होगा, तभी तो लाएगा। उसको लाए किस लिए हैं, वो सवारी, वो मतलब वो है सवारी चलाने वाला है वो, तो भाई उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, समझ रहे हैं। तो बेसिकली आपने टारगेट करना है, जो दिखता है वो, और जो बिकता नहीं है वो टिकता नहीं है। तो अगर आप बिकेंगे नहीं तो ये अस्तित्व का मसला है। तो कृपया करके जो डॉक्यूमेंट अपडेट है इसको बहुत ही आपने सीरियसली लेना है, और कुछ इसमें खर्चा नहीं है आपकी जेब से कि एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं, सिर्फ आपकी बातचीत लगने वाली है, आपकी जो है लाइजनिंग लगने वाली है, आपको उनसे जो कैसे आप लहजा करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप एजुकेट कर रहे हैं, कैसे आप उनको समझा रहे हैं कि क्यों ये जरूरी है उसके लिए। मेरा उसमें फायदा नहीं है, आपका फायदा है ये करवाने से, ताकि भविष्य में आपको आधार की जो भी सेवाएं ले रहे हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जो भी आप सेवाओं का आनंद ले रहे हैं वो सुचारू ढंग से मिलती रहे, उसमें कोई भी अवरोध ना आए, स्पीड ब्रेकर। ठीक है, तो कृपया करके ये बताइएगा। अब आधार क्या है, ये किसी को आवश्यकता तो नहीं बताने की, आधार जो है वो सबसे बड़ी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और आइडेंटिटी है ही, जिसमें कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की हमारे पास सुविधा है। और जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उन सभी को स्कीम्स को आनंद उठाने का, उनको अवेल करने का एक तरीका है। इन सभी को अवेल, अपना सर्विसेज को अवेल करने के लिए क्या आवश्यकता होती है कि हम अपना आधार का ऑथेंटिकेशन कराएं, और उसको लिए जरूरी क्या है, अपने डिटेल अपडेट करें। तो जो भी निवासी हम बोल रहे हैं 10 साल, लेकिन 10 साल का अर्थ ये नहीं है कि यदि कोई अपने स्वेच्छा से करवाना चाहे तो आप उसको मना कर देंगे, समझ रहे हैं। और 10 साल का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती है, कि नहीं भाई बताया था दिल्ली में सर ने, करना है, जाने नहीं दूंगा, ये नहीं है। जो स्वेच्छा से करा रहा है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि 10 साल से ऊपर ही है। यदि कोई कम वाला भी करवाना चाहता है, आपकी इट इज योर विल, आप वो कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। इसकी शर्त क्या है कि आपका वही अता पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अता पता चेंज कर लिया उसके बाद कह रहे हैं कि वही वाला है, या बीच में आपने कभी भी कोई अपडेट नहीं किया होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। और इसको आपने कैसे करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से करना है। डॉक्यूमेंट्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और किस लिए करना है ये मैंने पहले ही बता दिया कि अगर इसको हम करेंगे तो जो भविष्य में अगर जो हमारी जो आप सेवाएं का आनंद उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, यदि उसके ऊपर और सरकार जो है वो और टाइट होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो हो सकता है कि आपका डाटा अगर मिसमैच होगा तो आप उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करवाएं सभी के लिए। अच्छा, कैसे होगा, अभी आप सब ज्यादातर लोग तो आप कर चुके हैं। अच्छा, कितने लोग जिन्होंने नहीं किया अभी तक डॉक्यूमेंट अपडेट? ये कोई मतलब ताम्रपत्र का वो वेट कर रहे थे कि वो मिलेगा फिर करेंगे, हैं? ऐसा क्यों नहीं कर रहे भैया? बाकी देखो, मतलब काफी कम लोग हैं, मैं देख रहा हूँ शायद 5 से 8% लोग भी नहीं जिन्होंने नहीं किया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जानते हैं। और ऑफलाइन मोड में कितने लोग काम कर रहे हैं? ऑनलाइन है, क्योंकि आपका जनरली तो सारे ऑनलाइन पे ही हैं। ये ऑफलाइन वाला कौन है भाई?
चलिए, तो इसके दो तरीके हैं, जैसे आप जानते हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड का, कि दो तरीके से हम जो है वो इसको कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट अपडेट को। ऑनलाइन अपडेट के लिए आपको क्या चीज चाहिए? एक आरडी फिंगर चाहिए ना, सिंगल फिंगर आरडी डिवाइस, उसकी आवश्यकता है। दैट इज द डिफरेंस। ऑनलाइन ऑफलाइन मैं पहले बता चुका हूं, दोनों की एक ही कॉस्ट है। कितनी? जो फीस है, मतलब जो आप ले सकते हैं रेजिडेंट से, 50 रुपए है, और वो सब कुछ मिला के, मतलब उसमें जीएसटी शामिल है, ठीक है ना? 50 रुपए में जीएसटी शामिल है। मतलब ये नहीं बोला सर 50 बताया तो ये नहीं पता था जीएसटी शामिल है सर, तो उसमें बोला एचजीएसटी, सीजीएसटी और अपनी भी जीएसटी लगा दी हमने। तो जीएसटी जो है वो शामिल करके 50 रुपए जो है ऑथराइज रेट है, जो आप उससे रेजिडेंट से ले सकते हैं, जो आप उनका डॉक्यूमेंट अपडेट का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है कि ऑपरेटर जो है अपना स्कैन और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, और उसकी जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको ईसीएमपी में सबमिट कर देंगे। सबसे पहला कार्य वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आपने उसको क्या किया, मोटिवेट कर दिया, एजुकेट कर दिया। तो उसमें पहले आपने बीच में ये भी देख लेते हैं कि क्या इसका, आप भैया आधार कार्ड दिखा दो अपना, और क्या देखोगे दूसरी चीज़, कोई भी पीओआई डॉक्यूमेंट है आपके पास। मैं उनको बता रहा हूँ वो कैसे टारगेट करते हैं, कैसे मतलब पूछते हैं रेजिडेंट से जब बात करते हैं। हमारे पास क्या है, जो आधार सेवा केंद्र है उसमें लोग अपना पब्लिक ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आते हैं कि जी मेरी ये समस्या है, इसको कैसे होगा और ये क्या होगा, या मेरा आधार नहीं बन रहा है, आपके पास भी आते होंगे। तो उसका वो चेक कर लेता है कि भैया क्या डॉक्यूमेंट है। मैं देख रहा था अभी लंच में कितना टाइम है अभी 15 मिनट नहीं। वो श्रीनिवास जी के पास काफ़ी वो है मसाला, सर वेट कर रहे हैं कि मैं कब छोड़ूं और मैं भी वहाँ से दे पाऊँ आपको, है। तो 50 रुपीज़ जो है वो चार्जेस हैं। ये प्रोसीजर आप देखना चाहेंगे या ज्ञान है? तो देख लो, अरे भाई देख लो, उसमें तो ज्ञान की चीज ही नहीं है। उसमें क्या, वो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, देखिए स्क्रीन की ओर देखें। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से होगा। पहली स्क्रीन ये रहेगी जिसमें आप आधार नंबर, एनरोलमेंट, रेजिडेंट की ईआईडी नंबर डाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ रेजिडेंट एंड ऑपरेटर थ्रू सिंगल फिंगरप्रिंट आरडी डिवाइस फॉर फेचिंग डिटेल्स। उसमें क्या होगा कि डिटेल फेच होते हैं ना ऑनलाइन में। उसके बाद क्या है, जब आप रेजिडेंट का ईआईडी नंबर, आधार नंबर, फिंगरप्रिंट लगा देंगे ऑपरेटर का अपना, तो उससे फाइंड आधार टैब को दबाना है, फाइंड आधार। ठीक, नीचे देखिए वो लाल रंग से है ना, सब कुछ लाल में है। तो जब फाइंड आधार हो गया एक बार, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर डाटा आ जाएगा। किसका डाटा आएगा? निवासी का डाटा आ जाएगा, जो आपने डाटा फिट किया था उससे। अब आपने मैच करना है कि भाई जो इसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए, पीओआई या पीओ हो गए, उससे मैच करता है कि नहीं करता, है ना। सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका आधार कार्ड है और जो सॉफ्टवेयर है, दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। और मैच कर रहा है तो अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। तो हाँ क्या आती है दिक्कत, क्या आ रही है? अच्छा, केयर ऑफ एक्चुअली पुराना वाला वो है, वो फादर नेम और हस्बैंड नेम नहीं आता उसमें। हाँ, चलिए इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे बाद में। पहले ज्ञान पूरा ले लो, उसके बाद प्रश्न उत्तर का जब सेशन होगा ना, उसमें इस पे चर्चा होगी। हाँ, तो उसमें क्या हो गया अभी, पीओ क्या बोला? हाँ विवेक जी क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं कहा लंच बोल दिया, अभी नहीं है। जब आपने एक बार मेल कर दिया पीओ डॉक्यूमेंट, उसके बाद लाल रंग में क्या दिखाया उसने, नेक्स्ट टैब दबा दिया। अब आपने जो है वेरीफाई कर लिए डॉक्यूमेंट्स की, भैया ठीक है मिलते जुलते हैं। रेफरेंसेस विंडो ओपन, ऑपरेटर जो है स्कैन करेगा पीओ डॉक्यूमेंट जो है, और उसके बाद नेक्स्ट टैब दबा देगा। स्कैनिंग करने के बाद और अटैच करने के बाद डॉक्यूमेंट जो है फोटोग्राफ की विंडो खींचेगी, तो या फोटो ले लेगा, और कोई भी रेजिडेंट का एक बायोमेट्रिक आइरिस एक ले लेगा, फिंगरप्रिंट एक ले लेगा, और क्लिक ऑन नेक्स्ट टैब। और उसके बाद जो रिव्यू विंडो आ जाएगी। रिव्यू में क्या होगा, आ जाएगा उसका डाटा। रिव्यू विंडो विल शोकेस द वेरिफिकेशन डिटेल्स, ऑपरेटर टू वेरीफाई द रेजिडेंट डिटेल्स फॉर फाइनल कंफर्मेशन एंड क्लिक ऑन कंफर्म टैब। कंफर्म दबा देगा ना।
आफ्टर कंफर्मेशन ऑपरेटर के पास जो है उसकी बायोमेट्रिक अपनी लगा देगा और वेरीफाई बायोमेट्रिक एंड देन क्लिक ऑन सेव, ठीक। और उसके बाद जब ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपडेट का समाप्त हो जाएगा तो उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा कि जनरेट डिक्लेरेशन रीजनल रिक्वेस्ट कैप्चर्ड सक्सेसफुली विल बी प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन। ऑपरेटर क्या करेगा, अपना क्लिक प्रिंट रिसीप्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन अटैच डॉक्यूमेंट टैब फॉर फाइनल सबमिशन। प्रिंट रिसीट और उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिशन के लिए। और उसके बाद ऑपरेटर अटैच कर देगा रेजिडेंट की साइंड प्रिंट रिसीट और उसके साइंड इनरोलमेंट फॉर्म और क्लिक कर देगा सेव टैब के ऊपर। ये सब कर रखा है ना, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ फिर। और फाइनली जो है इसके ऊपर अंत में क्या हो जाएगा, कंप्लीट इनरोलमेंट फॉर कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। पैसे तो मिल गए आपको यार, 85 रुपए है लेकिन जीएसटी मिला के। ईसीएमपी ऑफलाइन हाउ, अब देखिए ईसीएमपी ऑफलाइन भी है, ये हमने कौन सा तरीका देखा, ऑनलाइन, वैसे ही ऑफलाइन भी है। दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ एक सिंगल फिंगर आरडी डिवाइस नहीं है और दूसरा ऑनलाइन मोड में नहीं, तो आप रियल टाइम वेरिफिकेशन नहीं हो रहा डाटा का, हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज द डिफरेंस। तो ऑपरेटर इनरोलमेंट जो है लाइफ साइकिल चेंजेस में जाएगा, क्लिक ऑन, हाँ लाइफ साइकिल ऑप्शन में जाएगा और सेलेक्ट क्या करेगा, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। वो देखिए दाईं तरफ दिख रहा है, राइट हैंड साइड टॉप में। उसके बाद जो है फर्स्ट टैब में डेमोग्राफिक डिटेल्स, उसमें ये जो है आधार नंबर डाल देगा, उसका निवासी का नाम डाल देगा, जो उसकी फिजिकल कॉपी है उसके हिसाब से। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी जो है नाम वगैरह चेंज नहीं होने वाला उसका आधार डेटाबेस में। उसके बाद रेफरेंसेस टैब जो है अपलोड, उसमें पीओ डॉक्यूमेंट को कर दिया जाएगा। रेजिडेंट जो है अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट देगा, किसमें, ओरिजिनल में, फोटोकॉपी ओरिजिनल में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप दबाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगा कौन सा वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस से क्या है वो आपने उसको सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद स्कैन द रेजिडेंट के जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर दिए, नेम एड्रेस जो आधार कार्ड में थे। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, फेशियल इमेज एंड बायोमेट्रिक्स कैप्चर करेंगे, जो कि सेम हम उसमें भी कर रहे थे ऑनलाइन में। कोई भी एक एट्रीब्यूट हो सकती है बायोमेट्रिक्स की, राइट लेफ्ट आइरिस, दोनों अंगूठे, फिंगरप्रिंट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जब भी हम इनरोलमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये रियल टाइम बेसिस पे वेरीफाई नहीं होगी। और रिव्यू सेक्शन में केयरफुली चेक करना है आपने जो भी डिटेल्स थे हमारे रेजिडेंट्स के, और उसको फिर क्या करना है, कंफर्म और फिर थैंक यू। चलिए, तो मुझे आशा है कि मैं शायद सफल रहा। एक आध कोई, देखो हर कक्षा में एक ना एक विद्यार्थी होता है जो चैलेंजिंग होता है, तो एक चैलेंजिंग थे आदमी, लेकिन मैं आप सबको बांध पाया। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, बल्कि उम्मीद ही नहीं, कि डॉक्यूमेंट अपडेट जो इसको एक बहुत बड़ा, जैसे आप फील्ड पे जाने वाले हैं, आप 500 लोग कब जा रहे हैं, कल, मतलब कल परसों से जो एकदम से हमारे सिस्टम के ऊपर ओवरलोड कर दोगे आप लोग, है ना। इतना काम आने वाला है, इतना काम आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाले हैं। इस नॉलेज को जो आपने यहाँ ग्रहण करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अपने तक मत रखिएगा, कृपया पास इट ऑन। 2-3-4 लोगों को अवश्य दें, उन 2-3-4 को बोलो आगे 2-3-4 को दें। चेन सिस्टम सुना है ना, कौन सी पिक्चर में था, तो कृपया चेन बनाएं और इसको जो एक मतलब फील्ड में हमें दिखना चाहिए कि अभी हर रोज में जो एकदम से जो हमने ट्रेनिंग यहाँ पे यूआईडी और सीएससी की पार्टनरशिप में आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं। तो ये मैं आशा कर सकता हूं आप सबसे। ये ऊपर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो लंच के वो पहले देख रहे हैं, पीछे हम उतरेंगे। तो आप करेंगे ये काम अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एक नई ऊर्जा और जोश हमारे अंदर सर ने डाल दिया है और जाके हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे नंबर्स और अच्छा काम करके दिखाएं। और जैसा सर बोल रहे थे, ट्रेनिंग से पहले हम लोग खाने ढक्कन नहीं खोलेंगे, हम लोग नए सेशंस के साथ कुछ और नई जानकारी लेंगे बिफोर द ब्रेक, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार फिर से मैं सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें ये समझाया। अच्छा लगा, बात समझ में आई सबको। तो ये तालियां जो हैं, ये जो स्माइल है सभी लोगों के चेहरे पर, सर प्रूफ है कि आपकी बात उन तक पहुंची और ये जल्दी ही उनके काम में भी रिफ्लेक्ट होगा। अगेन थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सेशन हम लोग बात करेंगे कि जो पेनल्टीज़ हैं इसमें, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं करने आए, थोड़ा सा यहाँ पे हम कान भी खींचने पड़ेंगे अब जो नहीं काम अच्छे से करता है। सो पेनल्टीज़ भी कुछ लगेंगे इसके ऊपर कि अगर काम ठीक से नहीं होता है तो उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे साथ श्री RVN श्रीनिवास सर हैं, डायरेक्टर UIDAI से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके बारे में आपको ब्रीफ करें। इनफैक्ट इसके बाद उनकी एक टीम भी है प्रॉपर जो आपको और जानकारी देंगे इसके बारे में। सर प्लीज़। गुड आफ्टरनून। लंच के पहले ये बहुत टिपिकल समय है, जो नींद आती है, भूख लगती है, सुनने में कोई दिक्कत होती है, इसलिए हमने सोच पोच के पेनल्टीज़ की सेशन लगी हुई है अभी, क्योंकि जो भी नींद होते हैं ना वो उड़ जाती है एकदम। अभी तक रौटेला साहब और हमारा राकेश सिन्हा साहब बहुत अच्छी चीज़ बताया, और अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, देर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू फ्लैग। पहला क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट में आप किसी प्रकार की स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मत लीजिए। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट। ये डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट हम इसीलिए कर रहे हैं कि जिसका पुरानी डॉक्यूमेंट्स हमारा पास नहीं है, अगर वहाँ भी हम स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट अप्रूव करेंगे तो गलत बात है, उसका पर्यवसान बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट में आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मत लीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी UIDAI हेडक्वार्टर्स ने बहुत सारा प्रेजेंटेशंस बन चुके हैं आपके लिए, सारी ट्रेनर्स के लिए, सारी ऑपरेटर्स के लिए। उसमें 8 प्रेजेंटेशंस है, उसमें 2 प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी सिन्हा जी और रौटेला जी कवर कर लिया है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन है एनरोलमेंट ऑपरेटर, मतलब एक एनरोलमेंट ऑपरेटर किस तरह के एनरोलमेंट करना है, उसमें क्या क्या देखना पड़ती है। लोग क्या होते हैं ना, छोटे मोटे गलती है सर इसमें क्या गलती, वो छोटे मोटे गलती आपके लिए हो सकता है अगर, मगर वो छोटे मोटे गलती हमारे लिए बहुत बड़ा बन सकती है। उसके ऊपर आप सब लोग कभी कभी बोलते हैं सर हमारा सस्पेंशन हो गया है, DOE 1 में हो गया है, DOE 2 में हो गया है, बायोमेट्रिक एरर में हो गया। आपको ये सब पता होना चाहिए आपका गलती कितना छोटा है और कितना बड़ा है, इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। सेकंड थिंग, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर नाम में चेंज करने पर भी रिजेक्ट हो रहा है। अगर मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं अजय कुमार बनना चाहता हूँ, ये गलत बात है। वो अजय कुमार बन के क्या कर रहा है आपको मालूम है? वो किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को भी लेके जा रहा है। ये ऐसा स्थिति हुआ है ग्राउंड पे, इसीलिए आप जो भी नाम चेंज कर रहे हैं, मतलब श्रीनिवास से कोई दूसरा नाम से तीसरा नाम, ऐसा हो रहा है कि सोचो उस आदमी को सही डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब सोच लो, उसका पर्यवसान बहुत कठिन होता है। दूसरा ये है कि इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला है। नाम कितने बार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कितने बार कर सकते हैं, जेंडर कितने बार कर सकते हैं। अगर इसके पर भी किसी का डेट ऑफ बर्थ बार बार चेंज होता है क्या? मगर कोई आदमी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हम तो वो सोचना पड़ेगा ना। फ्रॉड भी हो सकता है, कभी हमने भी गलती कर लिया होगा ना, आंख बंद करके टकाटक मार लिया हो तो गलत हो गया होगा। देखो जो आदमी आ रहे हैं उनका गलती है या हमारा गलती है, ये भी देखो थोड़ा, उनका प्रॉब्लम क्या है वो एसेस करने के लिए कोशिश करिए। सेकेंड थिंग इज, इसके साथ हमारा QC में बहुत सारा रिजेक्शंस होता है। आप ये समझते होगी जो हम डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करेंगे वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला, वैसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ से जो भी कागज़ भेजते हैं नीचे पैकेट के साथ, वो सारी बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन होता है। मैं आपको बोलता हूँ, मानने न मानो आपका बात है, डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को इस तरफ आगे साइड उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, फ़ोन पे बात करते रहे या कोई दूसरे बात करते रहो, उल्टा करके स्कैन करते हैं। मेरे को क्या आता है, वाइट पेपर आता है। ये DOE 1 है, क्योंकि जहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करना था आपने सफ़ेद कागज अपलोड किया। ये तो एकदम फ्रॉड है। वो आप गलती से भी कर लिया होगा मगर इट हैज़ ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। दूसरा क्या होता है ना, किसी ने POA डॉक्यूमेंट दोनों दिया था आपको, एक के बाद एक स्कैन करना था, वो भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, दोनों डॉक्यूमेंट लिया,
स्कैनिंग वैसा हुआ कि पहला डॉक्यूमेंट आधा स्कैन हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट आधा स्कैन हो गया, आप जान ही नहीं देते हैं, वो गलत बात है। तीसरी बात यह है कि ये देखो मेरा 10 उंगलियां है यहाँ पे, ये दोनों में बायोमेट्रिक्स नहीं आ रहा है, मगर आप इसको कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन है, हम 8 उंगली को ले लेंगे बायोमेट्रिक और इसको एक्सेप्शन मानते, ये गलत है, बहुत बड़ा गलत है। इसका 2 उंगली है यहाँ पे, इसका उंगली नहीं है, वो अलग सी बात है, ये एक्सेप्शन बनती है, मगर ये एक्सेप्शन नहीं बनती है। इसके लिए भी अलग सा तरीका है। अगर किसी का रेजिडेंट आपके पास आया, उनका 2 उंगली का बायोमेट्रिक्स नहीं आ रहा है, उसको कैप्चर करना है तो डेटा, उसका प्रोसेस ही अलग है, मगर क्या होता है ना, इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। इट इज़ अ फ्रॉड वंस अगेन, क्योंकि वहाँ पे उंगली है, आप इसको एक्सेप्शन मान रहे हैं, कहाँ से एक्सेप्शन आ गया। ये है वन मोर प्रेजेंटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इसके बाद क्या होता है, रौटेला साहब ने बताया था कि किसी ने वो आपको फ़ोन पे बोलता है अभी आधा घंटा में आप नहीं करेंगे तो आपका दुकान बंद हो जाएगी, आपका क्लाइंट बंद हो जाएगी। ये सब क्या होता है, आपको मैसेजेस आता है ना क्रेडिट कार्ड्स वगैरह वगैरह में, आगे आधा घंटा में बिजली का बिल नहीं भरेगा तो आपका बिजली काट जाएगी, वो सब फॉल्स है ना, मालूम है ना आप लोग सबको। वैसा ही आपका सिस्टम को कोई एक्सेस कर रहे हैं तो आप एक्सेस क्यों कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये भी नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मतलब जो चीज़ आप करना है, जो चीज़ नहीं करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस क्या है, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। इन एडिशन टू दैट, जो नीचे ग्राउंड पे लोग होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है ये बहुत ट्रिवियल है, इंटरनेट केबल उस दिन ठीक से नहीं लगाया होगा, वो बोलते हैं आधार वाले ने आज सर्वर चालू नहीं किया, मेरे को सिस्टम नहीं ऑनलाइन हो रहा है। वैसा भी स्थिति है ग्राउंड पे, छोटे मोटे चीज़ होता है, कभी कभी आपका सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, एक सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं करते, बोलते हैं आज आधार का सर्वर काम नहीं कर रहे, वो गलत बात है। ये छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे चीज़ है जो हम मोबाइल सब लोग यूज़ करते हैं, अगर कुछ हैंग हो गया तो रीस्टार्ट करेंगे तो काम करते हैं। वैसा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान दे के जो आपको 5-10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मगर क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि ये गलत हो गया कुछ, आज सिस्टम नहीं चल रहा है, ये भी गलत है। इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मतलब आपकी क्लाइंट को कैसा देखना है, उसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आ गया तो कैसा करना है। तीसरा प्रेजेंटेशन ये है कि आपको हर दिन जीपीएस आपको सिंक करना होता है, मगर क्या होता है ना, कभी कभी जल्दीबाजी में आप जीपीएस कनेक्ट करने के टाइम पे उसका जो समय देना है 30 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम देना है, आप नहीं देते हैं। आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है 00 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है, इक्वेटर पे है, वो इंडिया में है क्या। जो उस दिन आपने मान लो 300 पैकेट्स कर लिया, 200 पैकेट्स कर लिया, सब खराब हो गया, क्योंकि ये इंडिया में नहीं हुआ है। हमको ये मानता है कि हमारा इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा तो हम प्रोसेस करेंगे, मगर आप 00 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले ले या कोई दूसरे जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या होता है ना, जल्दबाजी में होता है। ऐसा काम बंद करिए, थोड़ा सा 2-3 मिनट का आप टाइम दे दिया तो, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे, 1% 2% ही लोग करते हैं वैसा, वो भी जानबूझ के नहीं करते हैं। जहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जान देना है वो नहीं देगा तो ये सब छोटा मोटा एरर्स होता है। ये आपके लिए भी कष्ट है, जो आपके पास काम करने के लिए आया था उसका भी कष्ट है। ये बोलेगा अगर इसके शॉप में जाएंगे तो कभी भी मेरा आधार नहीं आता है, ये भी फैला जाता है तो आपके पास कोई भी नहीं आता है। देखो छोटा सा चीज कितना महंगाई पड़ जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, मैंने इतना सारा बोल दिया, मैंने DOE1 एरर, नाम क्यों नहीं चेंज करना है, जेंडर क्यों नहीं चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको मालूम है उसने गलत डॉक्यूमेंट लाया हुआ है, वो बोलता है ज़बरदस्ती करता है आपके ऊपर, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, आप करते हैं, मगर अगर वो आदमी सही नहीं है तो उसका क्या होता है, उसका रिपरकशन ज़्यादा होता है, आपको देखना पड़ेगा इसको, देख कैसे होगा। उस स्थिति में क्या क्या कंप्लेन, अगर जानबूझ के किया या आपने ज़बरदस्ती में किया, अगर कहीं वैसा गलती काम हो गया तो व्हाट इज़ द रिपरकशंस, मतलब आपके ऊपर क्या क्या पड़ सकता है। ये डराने के बात नहीं है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। शायद अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि आप सबको ट्रेनिंग होना चाहिए, ये ट्रेनिंग के पार्ट है, या किसी को डराने का या घबराने का बात नहीं है, वैसा मत सोचिए। अगर आप आधार सिस्टम में काम कर रहे हैं, 3 एक्ट्स आर एप्लीकेबल। फर्स्ट इज आधार एक्ट, सेकेंड इज IPC इंडियन पिनल कोड,
थर्ड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये तीनों एक्ट के ऊपर एफआईआर डाल सकते हैं अगर गलती बहुत बड़ा है तो। ये किस तरह का गलती हो सकते हैं? पहला वाले अनऑथराइज्ड ऑपरेटर, अगर किसी सेंटर पे, आधार सेंटर पे आपका बॉस बाहर जाते हुए आपको गम्मी फिंगर दे के जाते हैं, वो यूज करते पकड़े गए तो सेक्शन 36 एंड 42 ऑफ आधार एक्ट, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 419, 420, 468, 471 आईपीसीआर चालू हो सकता है। ये इसके कुल मिला के 14 साल हो सकता है। तो ये ऐसा कभी सोचना मत, मतलब अगर किसी ने भी आपको बोलेगा अरे यार मैं भाई 1 घंटा के लिए बाहर रहा हूँ, ये गम्मी फिंगर ले लो, काम करो, मना कर लो, बिल्कुल मना कर लो। वैसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। आपको कभी कभी क्या होता है ना, आपको सीएससी सेंटर होता है कई सेंटर पे, उस दिन घर में कुछ शादी है, कुछ काम है, क्या करते हैं, हाँ यार सिस्टम लेके घर में करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हमको सब पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ होना है। आप सुबह सुबह जीपीएस सिंक करते हैं ना, तब मेरे को पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ पे है। वो सिस्टम से मैं सोचता हूँ ये यहाँ पे है या कहीं दूसरा जगह काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे आप काम करना चाहिए वही काम करना है। अगर सिस्टम लेके घर में करो या राजस्थान ऑपरेटर जाके दिल्ली में काम करो, दिल्ली वाले जाके जम्मू कश्मीर का काम करो, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर उस तरह का काम करेगा तो फिर से उसके ऊपर ये सारी सेक्शंस चालू हो सकता है। ये सब मत करना है। नेक्स्ट वन इज ईसीएमपी क्लाइंट ऑपरेटर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये देखो अभी बोल रहा हूँ मैं, आप किसी को आपका रिमोट डेस्क दे दिया, आपने आपका सिस्टम को कॉपी कर लिया, इसमें आपको कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है, मगर क्या हो गया, आप उसका पार्टी बन गया। आप वो सिस्टम का, आपका सिस्टम्स डिटेल्स लेके कहीं दूसरे जगह सिस्टम चल रहा है, उसको जवाब कौन देने पड़ेगा? आप लोगों को ही देना पड़ेगा। किसने बोला आपको देने को? आपने उस समय क्यों नहीं सोचा था ये सिस्टम देना है, ये सही आदमी है, गलत आदमी है, कौन है, सोचना पड़ेगा ना उस वक्त। वो भी नहीं करेगा तो भी उसके ऊपर भी इतना सारा सेक्शंस लागू हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत लोग आते हैं, किसी ने, मैं आपके पास आया था, मैं अपना POA डॉक्यूमेंट्स आपको दिया था, आपने मेरा आधार पैकेट बनवाया था। अगर आप उस समय एक एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी निकला या किसी को आपकी पास जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं उसका आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर कर लिया, वो बहुत बड़ा गलत है। वैसा मत करिए। सेक्शन 37 ऑफ आधार एक्ट इज एप्लीकेबल इन सच केस। मतलब आपके पास कोई भी आ रहा है आदमी, उनका जो भी डिटेल्स है, वो पर्सनल डिटेल्स है या एड्रेस डिटेल है, जो कुछ भी है वो किसी के साथ नहीं शेयर करना है किसी भी स्थिति में। वो आरओ पूछेगा, आरओ को बोलना पड़ेगा। इसके मतलब नहीं है आरओ को नहीं बोलेंगे, नहीं। जब इंक्वायरी आएगा आरओ को बोलना ही पड़ेगा। मतलब आपस में किसी दूसरे के साथ वो किसी का डिटेल्स नहीं शेयर करना है। अभी तक सर ने बताया कि फ़ोन करेंगे हम, अगर 5 लोग बोलेगा कि हाँ ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा, डिसएसोसिएशन हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, फिनेंशियल पेनल्टीज लग जाएगी। ये सब क्यों करना है? जब आपको सरकार ने नोटिफाई किया था इतना ही पैसा लेना है, उतना ही पैसा ले लीजिए ना। अगर 1 भी रुपये ज़्यादा ले लिया उसके पर्यवसान के ऊपर, ये देखो सेक्शन 42 ऑफ द आधार एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट। ये सब सेक्शंस, इसका सजा वगैरह वगैरह सब आपकी आधार का जो किताब है ना, छोटा किताब है ना, उसमें सारी इसका इंफॉर्मेशन मिला है। ये देखो, अप्रोप्रिएटिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन आधार नंबर होल्डर बाय चेंजिंग और अटेम्प्टिंग टू चेंज द डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन आधार नंबर होल्डर। ये मैं वो ही बोल रहा हूँ, किसी दूसरे का आधार व्यक्ति का, मान लो मेरा नाम श्रीनिवास है, मेरा आपको मालूम है मेरा नाम श्रीनिवास है, कोई मैं आके आपको बोला अरे यार मेरा नाम श्रीनिवास से कुमार राकेश सिन्हा कर लो, मैं कुछ काम करना है उसके नाम पे बोल के बोलेगा, तो आप उसमें पार्ट मत लेना। वो सारी वैसा ट्रांजैक्शंस को, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है, उसको एंकरेज मत करो और से स्ट्रॉन्ग ऑन सच ट्रांजैक्शंस एंड डोंट एंकरेज सच ट्रांजैक्शंस। उसका बहुत बड़ा असर हो जाता है। दूसरा यह है कि प्रिटेंडिंग टू बी एन एजेंसी अनऑथराइज्ड टू कलेक्ट आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ऑफ ए रेजिडेंट। आप सीएससी पहले था, अभी किसी के कारण से आपका डिसकंटिन्यूएशन हो गया है, आप लोगों को ये मत बताना कि हाँ अभी भी मैं आधार का ऑपरेटर हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, आपका ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ बोल के मत बताना। अगर वो भी करेगा वो भी गलत है, उसका भी पेनल्टी 3 साल की है सज़ा है और 10,000 की पेनल्टी है।
और दूसरा ये है कि इंटेंशनली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन टू अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब आप पहले भी वही बताया था, किसी के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो 3 साल की सज़ा और 10,000 का पेनल्टी, कभी कभी 1 लाख की पेनल्टी भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो उसमें। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, मतलब कोई दूसरा की तरफ से कंप्यूटर के साथ कोई सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो भी करेगा वो सब ऑलरेडी एक्ट में इंक्लूडेड है। अगर कोई भी इसमें जानबूझ के या गलती से भी आप इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इसका पर्यवसान बहुत अलग सा है। इसलिए अब जो भी इंटेंशनली और इंटेंशनली डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज़। अगर जो भी टैंपरिंग ऑफ डेटा करना चाहते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ मेरा है 2005, मैं आपको बोलता हूँ 2010 करवा लो भाई, अगर वो कुछ प्रोसेस में कुछ करना शुरू कर लिया वो भी बड़ा imprisonment up to 10 years in such cases, वो वैसा मत करिए। Unauthorized use of identity information of an individual by requesting entity or offline verification, ये क्या है ना, कभी कभी सर ने सुबह बताया था ना, एक आइडेंटिटी कैसा पता होना चाहिए, QR कोड स्कैन करने से उनका आइडेंटिटी पता चलेगा। अब QR कोड स्कैन करके कोई दूसरे वाले को ये मत बताना इनका इन्फॉर्मेशन डिटेल्स क्या है, जिसका चाहिए वो करेगा, आपका नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है वो। फेलिंग टू कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आधार एक्ट, मतलब CSC के ऊपर आपके बहुत जिम्मेदारी है, आप CSC के लिए काम कर रहे हैं, मतलब इसके आपके ऊपर भी बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। आप अगर वो कंप्लाई ना करेगा तो उसके ऊपर भी पेनल्टीज होता है। इन एडिशन ऑल दीज थिंग्स, कोई भी तरफ का एक्सप्लिसिटली नहीं डिफाइन किया हुआ है, कोई भी गलतियां है जिसमें एक्शन करना है उसका भी इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है। ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, इसमें कष्ट भी होते हैं और हमारा इसके लाभ भी होते हैं। लाभ हम सबको मालूम है, कष्ट और नष्ट भी सबको मालूम होने से क्या होता है, हम ठीक से काम कर पाएंगे। जो हम सोचते हैं छोटे मोटे गलतियां हैं वो छोटे मोटे नहीं होते हैं, उसका असर बहुत अलग सा होता है। अब तक तो मैं आधार एक्ट का पेनल्टीज बताया था, आधार एक्ट के साथ IPC पेनल्टीज भी चालू होता है कभी कभी। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर किसी ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दुकानदार वाले से ये करके, हाँ वहाँ जाके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लेके आइए आपका आधार अपडेट बन जाएगी बोलेगा, वैसा एंकरेज करेगा तो वो भी अलग सी बात है। whomsoever is party to criminal conspiracy to commit an official offense punishable with death or rigorous imprisonment, कुछ भी हो सकता है। अब पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, ये सब इंटरनेट में भी आपको मिलता है, आपको बस ध्यान देना है। अगर इसके ऊपर आप गलती करेंगे तो उसका पर्यवसान क्या होता है। सेक्शन 419 पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन, अगर आप किसी का नाम लेके जाके आधार में अपना डिटेल्स अपडेट करके, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं श्रीनिवास हूँ, राकेश कुमार सिन्हा बनना चाहता हूँ, वो चीटिंग है। अगर वो भी आप भी जानबूझ के या बिना जानबूझ के भी आप उसमें शामिल हो गया, उसका पर्यवसान सीरियस होता है। 420 ये सबको मालूम है, 420 का केस क्या होता है, गलती जो भी किस तरफ की भी गलती करेगा तो वो 420 में आता है। 467 फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब आप फोर्जरी करो या डॉक्यूमेंट को, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जब आशीष हमारा QC मैनेजर वो यहाँ पे है, लंच के बाद वो एक QC के ऊपर कौन सी एरर्स होती है वो सब बताते हैं। वो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट लेके एक आदमी आता है, मगर बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ में व्हाइटनर लगा के डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, मतलब डॉक्यूमेंट इज टैम्पर्ड। उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, मगर लोग देखते ही नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, वो स्कैन करके अपलोड करते हैं, वो DOE 1 में आते हैं। मतलब जो गलती कर रहे हैं उनके साथ आप उनको सहायता कर रहे हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जब व्हाइटनर लगा के डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज किया हुआ है, आप उस डॉक्यूमेंट को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ये भी 468 वही पे फोर्जरी, द इंटेंशन ऑफ द फोर्जरी इज फॉर चीटिंग, उसके लिए पनिशमेंट है। 471 यूजिंग ए जेन्युइन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब आपको ये मालूम है ये जेन्युइन रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आप यूज कर रहे हैं इसको आधार जनरेट करने के लिए। सर ने बताया था ना सुबह 11% आपका रिजेक्शन हो रहा है, मतलब आप 10 लाख ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसमें 1,10,000 ट्रांजैक्शंस आर गेटिंग रिजेक्टेड, उसमें 9% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड फॉर वांट ऑफ द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स।
आप लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट से नहीं करते हो, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके करते हो, दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। इन एडिशन टू दैट, जो मैंने बोला था ना, वो व्हाइट पेपर स्कैनिंग, ड्यूअल स्कैनिंग ऑफ 2 पेपर्स एक साथ, जो टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट, कभी कभी नाम में गैजेट नोटिफिकेशन भी एडिटिंग कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप के साथ। अगर कोई भी आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, आप देख लो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि लोग उसके भी फोटोशॉपिंग करके आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से रहिए, वो बहुत बड़ा ये पंगा हो जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रकार के डॉक्यूमेंट लेके आपके पास आ रहे हैं, स्पेशली नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, जेंडर चेंज का कोई भी आ रहा है, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं और उनका एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस में आ रहे हैं, मतलब उनका इंटेंशन सही नहीं होगा। कभी कभी आप देख लीजिए उनका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि सर ये डॉक्यूमेंट से मेरे दुकान में नहीं होगा, मेरे सेंटर में इसका अपडेट नहीं चलेगा। सीधा बताइए, कोई गलती नहीं है उसमें। मगर आप जहाँ आप फील होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट करने से मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ डाउटफुल लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, आप उससे दूर रहिए ना, उसमें इन्वॉल्व ही मत हो जाइए उसमें। नाउ, हमने अभी तक आधार एक्ट का कानून का सेक्शन सुन लिया, आईपीसी का सेक्शन सुन लिया, अभी है आईटी एक्ट। ये तीनों एक्ट एक ही साथ लागू होता है। अगर किसी ने गलती किसी प्रकार की भी कर लिया तो तीनों एक्ट एक ही साथ लागू हो सकता है। सेक्शन 65, टैंपरिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब वही है, कंप्यूटर में स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं, वही है। सेक्शन 66, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, ये वही है। कंप्यूटर के साथ अगर किसी ने डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बनाया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी एक सेक्शन है। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, आप कभी कभी देख लिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में या यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, आप मेरे को 500 रुपये दे दो और मैं आपका DO भी अपडेट करवा लेता हूँ, मैं आपका आधार कार्ड PVC कार्ड बनवा के दे देता हूँ। बहुत सारे वेबसाइट चलते रहते हैं, उसमें आप प्रमोट मत करिए। आप उस वैसा मैसेज कुछ भी आया आप RO को रिपोर्ट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसा कोई फेक वाला वेबसाइट या SMS या व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज चक्कर मार रहे तो आपको जिम्मेदारी है RO को इन्फॉर्म करने के, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करके उसके जो भी एक्शन लेना है वो करेगा। जब तक आप नहीं बताएगा तो, क्योंकि हमको भी सारी चीज़ें नहीं मालूम पड़ता है, आपका जिम्मेदारी भी है हमको बताना है ऐसा काम चल रहा है सर, इसको थोड़ा देख लीजिए सर, ये डाउटफुल केस है। दिस इज वन मोर सेक्शन। अनदर सेक्शन इज 66B, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। अगर किसी ने आपको बोला है कि आधार किट, आपको मालूम है आधार किट जिम में मिलता है, अगर किसी ने आधार किट कहीं दूसरे जगह से लेके आपको बोल रहे कि ये 1 लाख का किट है, मैं आपको 10,000 में दूंगा, लेके काम कर लो, मत करो वैसा, वो भी इसमें पड़ सकता है। सेक्शन 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। मैं वही बोल रहा हूँ ना, श्रीनिवास बन गया अजय कुमार, वो तो अलग सी आइडेंटिटी थेफ्ट की बात है। वो मेरा आइडेंटिटी बदल रहा हूँ, किसी का आइडेंटिटी लेके किसी को दूसरे को दे रहा हूँ, कोई डेथ पर्सन का आइडेंटिटी लेके कोई दूसरे को दे रहा हूँ, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन यूजिंग कंप्यूटर सोर्स, बस वही है, कोई कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट लेके, कंप्यूटर के हिस्सा लेके हमने किसी का आइडेंटिटी चेंज करने का, बदलाव करने का कोशिश किया तो दैट इज़ अ वेरी पनिशेबल, सीरियसली पनिशेबल ऑफेंस। बस इतना ही है। आप कोई करता है? कैसे करोगे? वेरीफाई आधार डिसेबल हुआ, बट आप नहीं कर पाते हो ना अभी। अगर वो हो सकता है कि किसी पुराने एड्रेस पे वो अपना आधार लेके आ रहा है, आप उसी आधार पे HOA बेस्ड इनरोलमेंट कर दोगे। शायद हो सकता है उस एड्रेस पे वो रेसिडेंट रहता भी ना हो, लेकिन किसी और का आधार उस एड्रेस पे बन गया। और HOF तो हमने कभी एज लिमिटेशन पे नहीं लगाया, HOF तो कोई भी कर सकता है। आप चीजों को, सीरियसनेस को समझो। जो एक छोटा सा गैप है जिसके लिए हमने रेसिडेंट को बोला है कि नहीं ये एक फैसिलिटी हमें रेसिडेंट को देनी है, उस फैसिलिटी का कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इसी तरीके से होता है, आपके पास कोई आधार लेके आता है, आपको पता ही नहीं होता वो अपडेटेड है, पुराना है, कितने साल पुराना है, फर्स्ट आधार है,
और आप उसमें देखकर मैन्युअली उसका एड्रेस इनपुट कर देते हो। हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड पे इनरोलमेंट हो गई, वो हेड ऑफ द फैमिली उस एड्रेस पे रहता है नहीं रहता है मुझे नहीं पता, बट किसी और का आधार उस पे बन गया, बन जाता है ना, ऐसी यही प्रोसेस है ना। तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं इसको हमें ध्यान में रखते हुए जो न्यू इनरोलमेंट्स है उस पर स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट जहां पे आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक्स है या ओवरराइटिंग किया हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि हाँ बहुत दूर से आए हैं तो उनका कर देते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो उनके साथ साथ आप भी जाओगे, फंसोगे साथ में। इसलिए ऐसा काम ही नहीं करना है न्यू इनरोलमेंट में कि किसी को भी ऐसा फील हो कि नहीं आधार ये गलत बन गया है, हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, उसका तो लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर गया, अब वो हम हर एक रीजनल ऑफिस घूम रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ एक ही लिमिट था, वो भी मैंने अपडेट करवा लिया है क्योंकि इनरोलमेंट ऑपरेटर की गलती थी, अब हम क्या करें। और एक्सेप्शन हैंडलिंग इज लिटरली एन एक्सेप्शन प्रोसेस, बहुत हेडेक है और इतने आसानी से आधार नहीं बनता। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि एक्सेप्शन प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है और इतने आसानी से कोई भी रीजनल ऑफिस उसको अप्रूव नहीं करते। जो आप नेम चेंज या किसी के फादर्स का नेम को पिक कर लेते हो, किसी के मिडिल नेम पिक कर लेते हो, और कोई भी एक पीओआई डॉक्यूमेंट लगाता है जिसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, और वो उस रिलेशनशिप स्टैब्लिश की वजह से आप उसका पीओआई मान के उसका नेम अपडेट कर देते हो। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। आप ये मत समझिए कि मुझे एक सर्विस है, मैं एक सर्विस दे रहा हूं और उस सर्विस देने के बाद माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब तक खत्म नहीं होती है जब तक उसका सही आधार नहीं बनता। ये देख लीजिए, अगर आप लोगों के पास फोन है आप इसका फोटो खींच लीजिए। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जो आपका इंफॉर्मेशन है कि DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या होती है, बायोमेट्रिक एरर 2 क्या होता है। ये सारे एरर्स का आप एक फोटो खींच लो, अपने पास रेफरेंस के लिए आप रख लो। ये एरर कैटेगराइजेशन है जिसमें आप जिस भी एरर में आप जैसे मार्क होगे उसके अकॉर्डिंग ये आपकी पेनल्टी लगेगी। अब ये कुछ कॉमन सिनेरियोज है, शायद आपको ऊपर से या पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा। ये DOE 1 के कुछ सिनेरियोज हैं, DOE 2 के कुछ सिनेरियोज हैं। DOE 1 में आपका फ्रॉडलेंट आता है, मिसिंग आता है, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड एरर होते हैं। DOE 2 में आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट आता है, डेमोग्राफिक एरर आता है एंड पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट आता है। DOE 1 मार्क होते ही आपको पता है किस तरह की पेनल्टी होती है। DOE 2 में थोड़ा सा कम पेनल्टी है बट उसमें पेनल्टी है। तो ये जो सिनेरियोज है, इस सिनेरियोज में हम आपका डेटा क्वालिटी चेक करते हैं। रिसेंटली इनरोलमेंट ऑपरेटर गाइडलाइंस, उसके साथ साथ QC मैनुअल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट दोनों ही अपडेट हो रहा है, क्योंकि अभी जितने सिनेरियोज आ रहे हैं, हमें जो फील्ड से जो इनपुट मिल रहा है उसमें ऐसे ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं कि जिसमें लोग इजीली बहुत कुछ कर लेते हैं, और कल को हमें पता चलता है तब जब कोई ग्रीवेंस आता है, कोई इशू रेज करता है, कोई मिनिस्ट्री से कोई कॉल करता है कि नहीं भाई आपने तो ऐसा रूल बनाया, इसकी वजह से ऐसा आधार अपडेट हो गया। एक का क्वेश्चन था शायद फुल नेम चेंज का। फुल नेम चेंज पे मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। हमने बोला फुल नेम चेंज हम गैजेट नोटिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करेंगे अलोंग विथ ओल्ड नेम POI डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ्स। यही है, यस और नो? अब पुराने नेम के POI डॉक्यूमेंट में गैजेट आपका ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हो सकता है ना? क्यों? हमने तो कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट
हमने क्या लिखा है, फुल नेम चेंज के लिए हमें एक गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए जो कि नए नाम का होगा। पुराने नेम का हमें कोई एक पीओआई डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें उसका फोटोग्राफ होगा। यही मांगा ना हमने। पुराने नेम का तो आपका स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी कोई लेके आ सकता है, तो फिर तो वही प्रॉब्लम हो गई। हमने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, फिर किसी ने एक लूप होल निकाला और फिर वो ऐसे इस तरह के काम करने स्टार्ट कर दिए उसने। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, पुराने नेम का पीओआई डॉक्यूमेंट आप नहीं लेंगे। उसको छोड़ के लिस्ट में जितना भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ओल्ड नेम का पीओआई डॉक्यूमेंट में स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं होगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे फर्स्ट में है जेंडर फोटो मिसमैच। इनरोलमेंट ऑपरेटर ने गलती से या इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल, आई डोंट नो, हमें नहीं पता चलता कि वो जानबूझ के कर रहा है या गलती से हो गई है, बट यहाँ पे फोटो किसी मेल का है और वहां पे इनपुट, अब मेरे पास मैसेज आया फीमेल। हम इसको क्या करें? हम अगर इसको DOE 1 में मार्क करेंगे तो आप सस्पेंड हो जाओगे, पेनलाइज हो जाओगे, बट वी आर फोर्स्ड टू डू दो। हमें वो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर जेंडर फोटो मिसमैच है देन दिस इज अ DOE 1, दिस इज अ ग्रेव एरर। सेकेंड है एज फोटो मिसमैच। यहाँ पे जो फीमेल है उनका फोटो देख के लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ईयर्स होगा मैक्स। एज जो मेरे पास आया है वो है 81 ईयर्स। तो आपको लगता है कि आप गलतियां नहीं करते हो, मैं बस आपको सिनेरियोज दिखा रहा हूं कि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और मुझे कोई बोलता नहीं कि आप इतने रिजेक्शन क्यों करते हो। आई एम फोर्स्ड टू डू सो। मैं क्या करूं ये सब सिनेरियोज का, कैसे पास करूं मैं इसको? आई नो कि आप भी एक इकोसिस्टम पार्टनर का हिस्सा हो, आपके बिना आधार नहीं चलेगा, आई नो, बट अगर ऐसे सिनेरियोज मेरे पास आता है तो मुझे वो रिजेक्ट ही करेंगे, वो भी DOE 1 में। थर्ड है आपका फोटो ऑफ फोटो। सी अब क्लियर देखो, फोटो ऑफ फोटो खींचा हुआ, रिफ्लेक्शन आ रही है फोटो की। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ह्यूमन फोटो मिसिंग, देखो कुछ भी फोटो डाला हुआ है वहां पे। अगर इस पे आधार बन जाता है तो फिर से कल को वही होगा कि हनुमान जी का फोटो आधार बन गया, भगवान का आधार बन गया, किसी और का आधार बन गया, फिर आप हंसोगे बोल के ये कि देखो किसी का भी आधार बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हम ही गलती करते हैं। वो शायद हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और आपने उसको हमें फोर्सफुली भेजा कि आप इसको देखो, हमसे मिस हो गया और वो जनरेट हो गया। अब ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये किसी ने फोटो और POB टैब में बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट में जो रेड से सर्कल किया हुआ है वहां पे किसी ने मशीन से टाइप करके ओवरराइट किया हुआ है। शायद आप उस रेसिडेंट को जानते होंगे, आप उसको जानते हो कि इसका डेट ऑफ बर्थ यही है। हमें क्या पता कि वो रेसिडेंट कौन है और वो फ्रॉड करना चाह रहा है कि वो सही करना चाह रहा है। अगर हमने इसको पास किया तो हमारे रेपोजिटरी में यही डॉक्यूमेंट स्टोर होगा। कल को अगर कोई क्वेश्चन किया तो बोला कैसे इनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके, कैसे QC की टीम है आपकी जो ऐसे पास कर देते हैं। अगर कहीं ओवरराइटिंग है तो आप रेसिडेंट को बोलिए कि जिस डॉक्यूमेंट को आप लेकर आए हैं उसके जो ऑथराइज्ड जो आपके एडवाइजरी हैं वो वहां पे साइन कर दें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई भी लिख देगा कहीं पे तो हम उसको क्या पता चलेगा कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। वाइटनर यूज्ड इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, क्या जरूरत है? कितना महंगा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना? फ्री है ना वेबसाइट से डाउनलोड करना, तो डाउनलोड करके दोबारा भर लीजिए। वाइटनर क्यों लगाना? और उसको आप एक्सेप्ट भी क्यों करते, क्यों भेजते हैं हमारे पास? सर्टिफाइड डिटेल्स में पूरा ओवरराइटिंग करके दोबारा लिखा हुआ है। सेम एरर्स, वाइटनर, ये POR डॉक्यूमेंट,
आई डोंट नो कौन सा डॉक्यूमेंट है ये देखो, क्या है ये? आधार बनवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप ये देखो, आपने सिलेक्ट किया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। ठीक, डॉक्यूमेंट क्या है? कोई पब्लिक माध्यमिक विद्यालय है, उसमें एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव्ड लिस्ट में हम मानते भी नहीं है इसको। आप उसको भेज देते हो कि शायद कोई पास कर दे या चला देगा इसको। आधार में आधार देते हैं आप। मैं आधार का एड्रेस देख के आधार का एड्रेस कैसे अपडेट करूं? अब देखिए, ये एक वैलिड केस है, मैंने इसे क्यों रखा है यहां पे। कभी कभी क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है बच्चे का, उसमें उसका नामकरण नहीं होता, और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आरजीआई इशू करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। उस समय नाम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि उस जगह को ब्लैंक छोड़ देते हैं और बाकी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। इसलिए कि कल को अगर आपका नाम हो जाता है, नामकरण कर दिया जाता है, तो आप आके अपडेट करवा लीजिए। इन्होंने क्या किया, खुद से ही नामकरण करके लिख दिया, और वो आपने स्कैन करके भेज दिया, आपको भी लगा कि हाँ सही है, यही तो नाम है, भेज दो। अब आप किसी का यूपीआई पेमेंट करोगे, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से निकाल के स्क्रीनशॉट भेज दोगे आप, और कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आई डोंट नो। ये कॉमन एरर्स था जो मेरे पास आते हैं, उसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दिए थे। इसके अलावा अब मैं आपके रिजेक्शन पे बात करता हूं। आपके पैकेट मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट होता होगा टेक्निकल एरर,